का खाना खाने के बाद बीवी कहने लगी, चलो सोने चलते हैं। जैसे ही कमरे में पहुंचते लाइट चली जाती और बीवी कहती, अब छत पर सोते हैं। सुबह आंख खुलती तो बीवी नीचे नहाकर बैठी होती। मैं हैरान था मेरे साथ क्या हो रहा है। एक दिन मैंने घर में कैमरे लगा दिए और खुद छत पर सोने चला गया। अगली सुबह उठते साथ मैंने कैमरा देखा तो मेरे कदमों तले से जान निकल गई। मेरे सोते ही बीवी नीचे आकर, मेरा नाम जहीर है, मेरे चाचू अपनी बेटी के साथ मेरा रिश्ता कराना चाहते थे। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, मेरे चाचू ने मुझे पाला था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने अपना एक छोटा सा घर बना लिया और वहां पे रहने लगा, क्योंकि चाचू के घर में तंगी होती थी। उनकी जवान बेटी थी, वो मेरी शादी अपनी सबसे बड़ी बेटी से करना चाहते थे, जो बहुत ज्यादा मोटी थी। उसका वजन बहुत ज्यादा था, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी अपनी मर्जी है। और मेरे दोस्त का कहना था कि तुमने इनकार करके अच्छा नहीं किया, वो अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहते हैं। हो सकता है सारी जिंदगी इसीलिए उन्होंने तुम्हें अपने घर में रखा हो। तुम उनके देखे भाले बच्चे थे, तुमने इनकार करके उनका दिल तोड़ दिया होगा और उन्हें ये बात जरूर बुरी लगी होगी। लेकिन ऐसा लगता नहीं था, क्योंकि चाचू ने फिर खुद मेरे लिए एक लड़की की तलाश की जिसके साथ मेरी शादी करवा दी। लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। जब मुझे तस्वीर दिखाई गई तो मैं फौरन मान गया और मैंने कहा कि मैंने शादी होने से लेकर रुखसती तक किसी भी मामले में ज्यादा बातचीत नहीं करनी। मेरी अपनी नौकरी थी, इसलिए शादी की तैयारियों के पैसे तो मैंने ही देने थे, लेकिन इंतजामिया मेरे चाचू थे। सब कुछ हो गया, हम लोग ज्यादा धूमधाम नहीं कर रहे थे। लड़की के खानदान में भी सिर्फ उसका बाप ही था। निकाह की रस्म हो गई और मैं अपनी बीवी को अपने घर ही ले आया। मेरी बीवी का नाम सुमैया था। वो बहुत ही प्यारी और कम उम्र लड़की थी। मुझे उसके साथ जिंदगी शुरू करके बहुत खुशी हुई। मैंने कहा कि मुझे बहुत अच्छी बीवी मिल गई है। हमारा घर 2 कमरों पर मुश्तमिल था, लेकिन मैं इतना बड़ा घर अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए घर काफी तंग और बहुत ही घुटनज़दा था। ऊपर छत खुली थी, 2 कमरों के ऊपर पूरा छत ही थी, लेकिन छत पर कोई कमरा नहीं था। जब हम रात का खाना खा लेते तो मेरी बीवी कहती कि चलें अब सो जाते हैं, लेकिन हमारे सोने का टाइम ऐसा था कि जिस टाइम सोने लगते लाइट चली जाती, वो भी 2 घंटे के लिए। शादी हमारी गर्मी के मौसम में हुई थी। बंद कमरे में ऐसा लगता था कि जान निकल रही है। एसी एयर कूलर में अफोर्ड नहीं कर सकता था। इतनी गर्मी में एक पंखे के साथ तो वैसे भी गुजारा नहीं होता था। एक दिन मेरी बीवी ने कहा कि छत पर जाकर सोते हैं, तो मैंने कहा कि ठीक है। इतनी गर्मी में एक पंखे के साथ तो वैसे भी गुजारा नहीं होता था। एक दिन मेरी बीवी ने कहा कि छत पर जाकर सोते हैं, तो मैंने कहा कि ठीक है। उसने ये बात शादी के 2 हफ्ते के बाद की। 2 हफ्ते तक तो वो कुछ नहीं बोली थी, उसने भी बर्दाश्त किया था। एक नई नवेली दुल्हन थी, इसलिए सोचती होगी कि मैं ऐसी कोई बात करूंगी तो मेरा दुल्हा सोचेगा कि नखरे कर रही है। लेकिन फिर उसके बाद उसने भी कहा कि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, हमें छत पर जाना चाहिए। हम छत पर जाकर सो गए। छत के ऊपर वाकई मौसम अच्छा था, बिना पंखे के भी अच्छी खुली हवा चल रही थी। मॉनसून के महीने में तो यही होता है, खुली हवा में मौसम बेहतर होता है, लेकिन कमरों के अंदर हब्स होता है, एसी भी काम करना छोड़ जाते हैं। सुबह आंख खुली तो बीवी पहलू में नहीं थी। आसपास देखा, वो 2 हफ्ते से तो एक दिन भी इतनी जल्दी नहीं जागी, तो आज इतनी जल्दी कैसे जागी। जाके नीचे देखा तो वो नहा धोकर बैठी थी। उसके बाल, खुले बाल बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैंने कहा कि सुबह नहा लिया तुमने? तो कहने लगी, रात ऊपर भी बड़ी गर्मी थी, पसीने से शराबूर होती रही हूँ, मुझे खुद से उलझन हो रही थी, इसलिए नहा लिया है, जबकि रात को मौसम अच्छा ही था। मैंने कहा कि जल्दी उठ गई? तो कहने लगी, सुबह आंखों में रोशनी पड़ गई, सोचा था नीचे जाके कमरे में सो जाती हूँ, लेकिन फिर सोचा कि अब जाग ही गई हूँ तो सोना कैसा। घर के छोटे बड़े काम कर लिए और नाश्ता भी तैयार है। मुझे मेरी बीवी की आदत बड़ी अच्छी लगी थी कि वो सारे काम खुद को साफ सुथरा और खूबसूरत बना कर बैठी होती थी। जब मैं ऑफिस से घर आता था तब भी उसकी यही आदत होती थी। खाना तैयार होता था और वो नहा धो के खुद को तैयार करके रखती थी, वरना औरतें तो पूरे दिन के काम करती हैं। जब शौहर घर में आता है तो उन्होंने अपना सर बांधा हुआ होता है, कपड़े भी नहीं बदलती, उनके पास से मिर्च मसालों की बदबू आ रही होती है।
कोई बात करो तो कहती हैं कि सारा दिन घर का काम करके इंसान की ये हालत हो जाती है। अब तुम क्या चाहते हो कि मैं घर का काम भी करूं और फिर हीरोइन बन के बैठ जाऊं? जबकि औरत चाहे तो ये दोनों काम कर सकती है, और अगर औरत ऐसी हो तो वो कभी भी शौहर के दिल से नहीं उतरती, क्योंकि शौहर को तो हमेशा खूबसूरत और सजी हुई बीवी ही अच्छी लगती है। मेरी बीवी हर लिहाज से अच्छी थी, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी लापरवाही भी कर जाती थी, लेकिन अपनी गलतियों पर मुस्कुराकर पर्दा डाल देती थी। जैसे कि खाना बनाना उसे अच्छा नहीं आता था और मुझे उसका हाथ का बना हुआ खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं सब्र कर लेता था। अगले दिन फिर यही हुआ कि लाइट चली गई। मेरी बीवी ने कहा कि चले आए, ऊपर चलते हैं, नीचे तो लाइट भी नहीं आ रही और नींद भी नहीं आनी। आज मैंने उसे कहा कि लाइट आ जाएगी, फिक्र नहीं करो, लेकिन 1 घंटा गुजर गया, दूसरा घंटा गुजर गया, यहाँ तक कि तीसरा घंटा शुरू हो गया, लेकिन लाइट नहीं आ रही थी। मैंने फिर बीवी की बात मान ली। मुझे शर्मिंदगी भी हुई कि मैंने उसकी नींद भी खराब की और 2.5 घंटे तक उसे इंतजार भी करवाया। हम लोग छत पर चले गए, बिस्तर बिछाकर सो गए। सुबह हुई तो फिर से बीवी साथ नहीं थी। मैंने उसे कहा कि रात को कितनी देर से सोए थे, आज तो सो जाती। तो कहने लगी कि मुझे आदत हो गई है सुबह उठने की। वो थकी हुई लग रही थी। मैंने कहा क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? कहने लगी कि थोड़ी सी थकावट है। नाश्ता उसने भी नहीं किया। मैंने उसे कहा कि कोई खुशखबरी तो नहीं है? तो कहने लगी कि नहीं, ऐसे थोड़ी ना खुशखबरी होती है, कोई खुशखबरी नहीं है। मैंने उसे कहा कि आजकल तो शादी के पहले महीने में ही लोग खुशखबरी सुना देते हैं, और मैं भी इस चाहता हूँ कि हमारी पहली औलाद जल्दी जल्दी आ जाए, दूसरी औलाद को वक्फे के बाद ले आएंगे, ताकि तुम्हें भी आराम का वक्त मिले और पहले एक बच्चे पर तवज्जो दें अच्छी तरह से। मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारी पहली औलाद जल्दी जल्दी आ जाए, दूसरी औलाद को वक्फे के बाद ले आएंगे, ताकि तुम्हें भी आराम का वक्त मिले और पहले एक बच्चे पर तवज्जो दें अच्छी तरह से। जब वो 4-5 साल का हो जाए फिर वो दूसरा बच्चा पैदा करेंगे। मेरी बीवी को मेरी इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो हाँ में सर हिला रही थी, पर उसको तो खुश होना चाहिए था। ये तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी, औलाद के बारे में सोचना और प्लान बनाना। वैसे तो इंसान के प्लान के ऊपर एक अल्लाह का भी प्लान होता है, हमेशा वही होता है जो अल्लाह ने प्लान किया होता है, लेकिन फिर भी इंसान ख्वाब तो सजाता ही है और अपने हिसाब से सोचता है कि इस तरह से करूंगा। मैं भी यही कर रहा था, लेकिन मेरी बीवी को इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगले दिन मैंने अपनी बीवी को मायके छोड़ा। उसने कहा कि मुझे शाम को वापस ले लीजिएगा। दोपहर में मैं अपने दोस्त के साथ था। जब मैं अपनी बीवी के घर के पास से गुजरा तो मैंने अपने दोस्त को बताया कि ये तुम्हारी भाभी का घर है। तो वो हैरान रह गया। उसने कहा कि ये तो हमीद साहब का घर है। मैंने कहा हाँ, क्यों, तुम जानते हो उनको? तो कहने लगा हाँ जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि ये लोग अच्छे नहीं हैं। दरअसल उनकी जो बीवी थी, हमीद साहब की बीवी, यानी तुम्हारी बीवी की माँ, वो पिछली उम्र में किसी के साथ भाग गई थी। तुमने उनकी बेटी से शादी की है? मैं ये बात सुनकर हैरान रह गया। मैंने कहा कि हाँ यार, उनकी बेटी ही तुम्हारी भाभी है, लेकिन मुझे इस बात के बारे में पता नहीं था और मेरे चाचू ने भी मुझे इस बारे में नहीं बताया। मेरी बीवी ने भी नहीं बताया, लेकिन बीवी का ना बताना तो चलो समझता हूँ, अपना दही को कौन खट्टा कहता है, पर वो बताना नहीं चाहती होगी कि कल को अगर मैं लड़ाई करूं तो उसे इस बात का ताना न दूं। लेकिन चाचू को तो पता होगा। मेरे दोस्त ने कहा कि इस बारे में तो सबको पता है, पूरे मोहल्ले को पता है, और तुम्हारे चाचू तो इस मोहल्ले में पिछले 30 साल से रह रहे हैं, उनको जरूर पता होगा। उन्हें तुम्हें जरूर बताना चाहिए था। यार कहीं उन्होंने तुमसे बदला तो नहीं निकाला? तुमने उनकी बेटी के साथ शादी करने से इनकार जो कर दिया था। उनके घर से रिश्ता लेने के बारे में तो कोई सोच नहीं सकता, क्योंकि ये लोग तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं। यार माफ करना, तुम्हें अगर मेरी बात बुरी लगे तो मुझे वाकई मेरे दोस्त की बात बुरी लगी थी। एक तो वो मेरे चाचू पर इल्जाम लगा रहा था, दूसरा मेरी बीवी के घर वालों के बारे में इस तरह कह रहा था। मैंने उसे कहा कि मोहल्लों में बातें आग की तरह फैलती हैं, और जो बातें भी होती हैं झूठ होती हैं, और अगर वो औरत भाग गई तो उसमें बाकियों का क्या कसूर है? मेरी बीवी के साथ मुझे रहते हुए 2 महीने होने वाले हैं। मैंने तो अपनी बीवी में इस तरह की कोई हरकत नहीं देखी है कि मैं उसे अकेला भी छोड़ के जाता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसी कोई हरकत मैंने तो अभी तक नहीं देखी। जरूरी तो नहीं है कि माँ जैसी हो बेटी भी वैसी ही निकले। तुम मेरे दोस्त हो, तुमने एक दफा सुनी सुनाई बात मुझे कह दी, मैंने सुन ली, लेकिन आइंदा इस तरह की कोई बात मेरे सामने न कहना, क्योंकि लोगों के लिए ये घर
एक सिर्फ घर है, लेकिन मेरे लिए ये मेरा ससुराल है। और मेरी तो वैसे भी इस दुनिया में कोई फैमिली नहीं है। मेरी बीवी के वालिद साहब मेरे लिए भी बाप की जगह हैं, और उन्होंने कभी अपनी बीवी का जिक्र भी नहीं किया। यही कहा कि उसकी बीवी मर गई है। उसका मतलब है इस औरत के साथ कोई राब्ता उन्होंने नहीं रखा। और अगर एक औरत गुनाह कर दे तो उसकी सजा बाकियों को क्यों मिले। बस छोड़ो, इस बारे में उनकी कोई बात ना करना। मैंने अपनी बीवी से भी इस बारे में कोई बात नहीं की। अल्लाह सबका पर्दा रखे। हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी होती है। अगर वो नहीं बताना चाह रही थी तो मुझे उसे बताकर उसका दिल नहीं जलाना चाहिए था। लेकिन अचानक से मेरी बीवी पता नहीं क्यों मुझसे दूर दूर भागने लगी। वो मुझसे ऐसे दूर दूर रहने लगी कि जैसे हमारी शादी नहीं हुई है, सिर्फ मंगनी हुई है और मैं उसे मिलने के लिए आया हूँ। मैं उसे कहता कि मेरे पास आकर बैठो तो वो किसी काम का बहाना कर देती और मुझसे दूर दूर रहती, जैसे मेरे पास आना उसके जमीर पर बोझ था और वो दिल से राजी नहीं थी। जबकि ऐसी बातों की क्या तुक बनती थी। हमारी शादी हो चुकी थी और हम घर में अकेले भी रहते थे। लोग तरसते हैं ऐसी जिंदगी के लिए। लोगों की शादी जॉइंट फैमिली में हो जाती है, वो किसी के सामने एक दूसरे का हाथ भी नहीं पकड़ सकते। लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं था और आज मोहब्बत का दिन भी था। मैं उसके लिए फूल और तोहफा लेकर आया। उसने सही तरीके से मुझसे फूल भी नहीं लिए और मैंने कहा कि बाहर चलते हैं तो उसने कहा कि मेरे सर में दर्द है। मैंने कहा लड़कियां तरसती हैं कि शौहर हमें बाहर ले जाए, हमारे साथ अच्छी अच्छी प्यार भरी बातें करे, और तुम हो कि आज के दिन सर में दर्द लेकर बैठ गई हो। चलो मेरे साथ बाहर जब जाएंगी ना तो सर का दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरी बीवी ने बिल्कुल भी इस मामले में लचक न दिखाई। वो मेरे साथ बाहर भी न गई, जबकि मैंने सोचा था कि बाहर जाएंगे, अच्छी सी जगह पर खाना खाएंगे, कोई फिल्म देखेंगे। मैं इस दिन को खास बनाना चाहता था, लेकिन उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे बड़ा अजीब लगा कि अभी कुछ दिन पहले तक तो बिल्कुल ठीक थी, अब रोज की रूटीन बना ली थी। एक दफा काम का बहाना करके जाती तो 3-4 घंटे तक वापस नहीं आती थी। इसलिए रात को हम लोग चुप रहते थे। लेकिन एक दिन बड़ी अजीब सी बात थी कि मेरी बीवी हमेशा मुझसे पहले की तरह उठ जाती थी और नीचे आकर नहा धोकर बैठती थी। उसे रोज रोज नहाने की क्या जरूरत थी। कहीं मेरे साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा था। क्योंकि मुझे एक ऐसी बात पता चली जो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और मेरे दिल में शक का बीज बैठ गया। और वो बात ये थी कि मोहल्ले की मस्जिद में जुमे वाले दिन नमाज पढ़ने गया तो वहां नमाज पढ़ने के बाद मोहल्ले वालों ने एक दूसरे से रूटीन की बातें करना शुरू कर दी। मैंने कहा कि इतनी ज्यादा गर्मी है, ऊपर से लाइट पहुंच जाती है। रात वाला जो टाइम उन्होंने बनाया हुआ है वो तो बहुत ही बुरा है। इस टाइम में तो इंसान सोता है। तो सब हैरान होकर देखने लगे कि भाई साहब, बिजली जब 10 बजे आ जाती है तो फिर उसके बाद सुबह 6 बजे ही जाती है। रात 11 से सुबह 4 बजे तक तो बिजली जाती ही नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे हैं। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि रोज जाती है, पूरे टाइम पे जाती है, पूरे टाइम पे आती है। हम लोग इतने परेशान हैं, रात को छत पर सोते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और आपके घर की बिजली में कोई मसला है, आप अपने घर का मीटर चेक करवाएं। मगर इस बात पर मैं हैरान था कि अगर मेरे मीटर में कोई मसला था तो वो पूरे टाइम पे कैसे बंद होता था और पूरे टाइम पर ही कैसे ऑन हो जाता था। इसका मतलब कि कोई घर की लाइट बंद कर दिया करता था। लेकिन कौन इस घर की लाइट बंद करता था। मेरे अलावा तो इसमें भी सिर्फ मेरी बीवी थी घर में और वो मेरे साथ ही लेटी होती थी। फिर मैंने देखा कि हमारे घर में मीटर बाहर की तरफ लगा हुआ था, घर के अंदर नहीं लगा हुआ था। कुछ मीटर अंदर भी लगे होते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बाहर से मीटर की तार निकाल देता था। जब मैंने मीटर की तार को देखा तो वो थोड़ी ढीली थी, जैसे उसे आसानी से निकाला जा सकता था। लेकिन ये तो आजकल हालात ऐसे थे कि वापडा वाले अपना काम ठीक से करते नहीं थे। सारे मीटरों की तारें लटकी होती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस पर शक करूं। फिर ये सब कुछ क्या हो रहा था। एक दिन मैंने अपनी बीवी से कहा कि आज लाइट चली भी गई है, मुझे ऊपर जाकर नहीं सोना है। मुझे खुली फिजा में ठीक से नींद नहीं आती, मुझे कमरे में ही सोना है। मेरी बीवी ने कहा, लेकिन आपको तो बहुत अच्छी नींद आती है, आप तो बिल्कुल भी नहीं हिलते। मैंने कहा कि तुम्हें यह बात कैसे पता कि मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। तुम रात को सो रही होती हो या मुझे देख रही होती हो। वो थोड़ी सी घबरा गई। उसने कहा कि नहीं, आप सुबह भी सुकून से सो रहे होते हैं, इसीलिए कहा था। वो थोड़ा डर गई और मुझे लगा कि मैंने बिला वजह उस पर गुस्सा कर दिया, क्योंकि मेरी नींद वाकई बहुत अच्छी थी। लेकिन फिर भी मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। पूरे मोहल्ले की लाइट बंद नहीं हो रही थी तो मेरे घर की लाइट क्यों बंद हो रही थी। कौन मेरे घर की लाइट बंद करता था।
मैंने अपनी इस दोस्त से मदद ली जो सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम करता था। मैंने अपनी बीवी को उसके मौके भेज दिया और घर में कैमरे लगा दिए। एक कैमरा मैंने अपने बेडरूम में लगवाया, एक सीढ़ी के पास, एक कमरे में और एक बाहर मीटर के करीब। मुझे इस बात की हद तक जाना था और ये बात मैंने किसी और को नहीं बताई कि कैमरे भी छुपा कर लगाए थे। मुझे रात का इंतजार था, लेकिन वही रूटीन थी। रात का खाना खाया, फिर लाइट चली गई और हम लोग सोने के लिए छत पर चले गए और रात सुकून से गुजर गई। सुबह उठा तो बीवी नीचे थी, घर के काम कर रही थी और मैं वीडियो के सिलसिले में दोस्त के पास चला गया। उसने वीडियो निकालकर मुझे मेरे फोन पर भेज दी और अब मुझे देखना था कि रात भर क्या हुआ था। लेकिन जब मैंने वीडियो देखी तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वीडियो के मनाजिर कुछ इस तरह थे कि जैसे ही हम लोग सोए, यानी कि जिस टाइम हम कमरे में जाते थे उसके 5-10 मिनट के बाद मीटर वाली वीडियो के मनाजिर ये थे कि किसी ने मीटर से तार निकाल दी। उस शख्स ने अपना चेहरा लपेटा हुआ था और वो आसपास देख रहा था। उसके बाद सीढ़ियों के मनाजिर। जब हम लोग उठकर ऊपर गए, मैं आगे था इसलिए मैंने पलटकर नहीं देखा और मेरी बीवी कुछ परेशान लग रही थी और आसपास देख रही थी। फिर यह हुआ कि रात को जब हम लोग सो गए तो मेरे सोने के बाद मेरी बीवी उठी। उसने मेरी तरफ देखा और उठकर नीचे आ गई और मेरे कमरे में जो आखिरी कैमरा लगाया गया था उसके मनाजिर तो मैं बता भी नहीं सकता था। देखकर ही मेरा खून खौलने लगा था। वही शख्स जिसने मीटर से तार निकाली थी वो मेरी बीवी के साथ कमरे में था और मेरी बीवी उसकी बाहों में बैठी थी। अब उसके चेहरे से नकाब हटा हुआ था। मैं उस शख्स को नहीं जानता था, पर शायद वो उसी मोहल्ले का था। मैंने अपनी बीवी को रात को अपने सामने बिठाया और उसको ये सारी वीडियोस दिखा दी। उसकी हालत ऐसी हो गई कि जैसे मौत को देख लिया हो। वो बहुत ज्यादा घबरा गई और परेशान हो गई। मैंने कहा कि कौन है ये? तुम्हारी माँ भी ऐसी थी और तुम भी ऐसी ही निकली हो। मैंने कहा कि कौन है ये? तुम्हारी माँ भी ऐसी थी और तुम भी ऐसी ही निकली हो। तुमने ये साबित कर दिया कि तुम्हारे अंदर किसका खून है। मुझे तुम्हारी माँ के बारे में सब कुछ पता था, फिर भी मैंने तुम पर भरोसा किया, लेकिन मेरे भरोसे का ये सलाह दिया तुमने। मेरे सोने के बाद मुझसे रोज बेवफाई करती थी। उसने कहा कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे बाबा ने जबरदस्ती करवाई थी। मैं इस शख्स से मोहब्बत करती थी। मैंने कहा कि इतनी मोहब्बत है तो फिर शादी के वक्त मुझे कबूल क्यों किया था? मैंने अपनी बीवी को उसके बाप के घर छोड़ दिया और उनको भी सारी बात बता दी। कुछ अरसे के बाद मैंने उसे तलाक भेज दी। मैं अपनी बीवी की बड़ी से बड़ी गलती माफ कर सकता था, लेकिन ये गलती नहीं, ये तो गुनाह था। अपने शौहर के साथ बेवफाई करना उसको गलती नहीं कहा जा सकता। मुझे बहुत दुख भी हुआ कि कैसे लोग किसी के साथ सिर्फ अपनी अना और नफ्स की खुशी के लिए इतना बड़ा धोखा और इतना बड़ा खेल खेल जाते हैं। क्या रह जाता है ऐसे इंसान के पास जिसकी जिंदगी में इतना बुरा तजुर्बा हुआ हो। मैं तो शादी के नाम से भी दूर भागने लगा। मुझे बाद में ये पता चला कि मेरे चाचू को इस घर के बारे में पहले से ही पता था। उनको पता था कि ये बदनाम जमाना घर है, फिर भी मेरा रिश्ता यहाँ किया। मेरा दोस्त ठीक कहता था। उन्होंने मुझसे बदला निकाला क्योंकि मैंने उनकी बेटी से शादी करने से इनकार किया था। कैसे लोग हैं इस दुनिया में, कैसे लोग हैं कि किस पर एतबार करें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। अपने घर में रहता हूँ, अपने लिए 2 रोटियां खुद ही बना लेता हूँ। किस पर एतबार करने को दिल नहीं करता। मेरी बीवी कहाँ है, क्या कर रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। उसे ये करने का हक नहीं था। मैं उसे माफ कर देता अगर कोई छोटी बड़ी गलती होती, लेकिन उसके बाद तो मैं उसे माफ भी नहीं कर सकता था। मैंने उसे तलाक देकर अपनी जिंदगी से निकाल दिया। मर्द के लिए भी औरत को तलाक देना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जब वो खुद ये काम आसान बना दे तो फिर मर्द और क्या कर सकता है। अभी भी मुझे दुख होता है, कभी उसे तलाक नहीं देना चाहता था। ये अल्फाज मेरी जबान से कभी ना निकलते, लेकिन वो अपने किए पर शर्मिंदा नहीं थी। उसने मुझसे माफी भी ना मांगी और चुपचाप वहां से चली।